हेलो फ्रेंड्स, कहानी पुरानी की इस रोमांचक दुनिया में मैं अक्षरा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सर आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा लिखित कहानी शर्लक होम्स एंड द क्रूक्ड मैन, शर्लक होम्स और टेढ़ा आदमी। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी मेरी कहानियां सुनने को मिलती रहें। थैंक यू। आधी रात को आकर अगर कोई एक डॉक्टर का दरवाजा खटखटाए तो ऐसा शख्स कौन हो सकता है? दरवाजे पर हुई खटखटाहट को सुनकर डॉक्टर वॉटसन के दिमाग में शायद यही प्रश्न कौंधा होगा। निसंदेह वो कोई बीमार हो सकता है जिसे कोई इमरजेंसी पड़ गई हो और उसे डॉक्टर का पता भी मालूम हो। डॉक्टर वॉटसन ने दरवाजे की तरफ देखा। आधी रात को इस प्रकार की हरकतों से अक्सर दिल की धड़कनें भी तेज हो जाया करती हैं। डॉक्टर वॉटसन भले ही फौज से रिटायर थे, लेकिन फिर भी एक इंसान भी थे। इंसान के प्राकृतिक गुणों में एक घबराहट भी आती है, जो उन्हें भी हुई। अपने दिल की धड़कनों को नियंत्रित करते हुए वे दरवाजे के पास पहुंचे। उन्होंने दरवाजे की सिटकनी हटाई और दरवाजा खोला। सामने खड़े शख्स पर निगाह जाते ही उनके चेहरे पर अचानक जैसे रौनक आ गई। सामने उनके दहलीज पर शर्लक होम्स खड़े थे। डॉक्टर वॉटसन के मुंह से खुशी के मारे किलकारी सी निकली। ओह, ये तुम हो शर्लक? तुमने इस प्रकार हैरान क्यों किया? तुम्हें ऐसे चौंकते हुए देखना चाहता था, इसलिए। चाहे डर से मेरा हार्ट ही फेल हो जाता। हाँ, अगर मैं कोई भूत होता तो। शर्लक जोर से हंसा। पर फिलहाल तो तुम्हें देखकर जितनी खुशी हुई उससे मेरी उम्र कई साल और बढ़ गई। लगता तो नहीं? क्या मतलब? अरे भाई, खुशी हुई होती तो अंदर तो आने देते। अरे हाँ, आओ आओ। रात यकीनन आधी बीत चुकी है, पर उम्मीद करता हूँ मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। अगर मास्टर डिटेक्टिव जैसा कोई इंसान आधी रात को मेरे दरवाजे पर आया है तो यकीनन बात कुछ बहुत ही गंभीर और ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें वो मेरा इन्वॉल्वमेंट भी चाहता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर वॉटसन। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हमारे बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग तो बनती है। वैसे भी केस में तुम्हारा साथ मेरे आत्मविश्वास को दुगना कर देता है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ काम करने के लिए मैं खुद भी कितना बेसब्रा रहता हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं खुद भी जासूस क्यों नहीं हूँ। डॉक्टर वॉटसन ने ये कहकर जोरदार ठहाका लगाया। दोनों सोफे पर बैठ गए। शर्लॉक ने आगे कहा, केस कुछ ट्रिकी है। मामला एक खून का है, लेकिन खून कैसे हुआ, किसने किया, यह अभी समझ से बाहर है। हुआ क्या है? मतलब केस क्या है? हाँ, लेकिन तुम्हें नींद तो नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं, और तुम्हें यहाँ देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। शर्लॉक ने अपना पाइप बाहर निकाला और कुछ कहने से पहले उसे सुलगाया। फिर बोला, मामला एल्डरशॉट में हुई कर्नल बार्कले की रहस्यमय मौत का है। वो ब्रिटिश आर्मी रॉयल मस्टर्स की रेजिमेंट में कर्नल थे। फिलहाल एल्डर स्ट्रीट में उनका कैंप लगा था, लेकिन वो खुद एक कमांडिंग ऑफिसर की हैसियत से वहां से कुछ दूर अपने बंगले में ही रहते थे। शर्लॉक ने धुआं उगलते हुए कहा, उसकी काबिलियत की तारीफ करनी होगी कि आर्मी ज्वाइन करने के बाद बहुत जल्दी ही तरक्की करते हुए वो एक साधारण सैनिक से कर्नल के पद पर पहुंच गए। उनकी शादी एक सर्जेंट की बेटी से हुई, जिनका नाम है मिस नैन्सी डिवॉय। जहां तक मेरी जानकारी है कि श्रीमती बार्कले भी रेजिमेंट की महिलाओं के बीच उतनी ही लोकप्रिय थीं जितना कि उनके पति अपने अधिकारियों के बीच थे। इसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि श्रीमती बार्कले अब भी उतनी ही सुंदर महिला थीं जितनी कि वे अपने विवाह के समय थीं। उनके विवाह को 30 वर्ष से अधिक हो गए हैं, परंतु वे अब भी किसी राजकुमारी की तरह ही आकर्षक थीं। कर्नल बार्कले का वैवाहिक जीवन सुखद था। मेजर मर्फी, जिन्होंने मुझे इस केस के सिलसिले में बुलाया था, उन्होंने मुझे ये जानकारी दी है। उनके अनुसार
बार्कले दंपति के मध्य कभी भी किसी ने किसी प्रकार की गलतफहमी की बात नहीं सुनी है, परंतु ऐसा लगता था कि मिस्टर बार्कले के कंपैरिजन में उनकी पत्नी का प्यार उनके प्रति कुछ कम था। उनकी पत्नी यदि एक दिन के लिए भी उनकी आंखों से दूर हो जाती तो वे उनके लिए व्याकुल हो जाते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी यद्यपि उनके प्रति समर्पित और निष्ठावान थी, किंतु उतना अधिक प्यार नहीं करती थी। कर्नल बार्कले की भी अपनी कुछ विशेषताएं और कमजोरियां थीं। वैसे वे एक आकर्षक, ईश्वर प्रेमी वृद्ध सैनिक थे, परंतु कई अवसरों पर वे अत्यंत क्रोधी, हिंसक और प्रतिशोधी व्यक्ति के रूप में दिखाई देते थे। बहरहाल उनका यह रूप उनकी पत्नी के सामने शायद कभी नहीं आया था। कई बार वे डिप्रेशन में चले जाते थे और मैंने जिन अन्य 5 अधिकारियों से इस सिलसिले में बात करी, उनमें से 3 ने मेजर मर्फी के इस कथन की पुष्टि की। यह तथ्य बताते बताते कई बार मेजर मर्फी मुस्कुराने भी लगते थे। उन्होंने बताया कि कई बार जब उन्हें डिप्रेशन का दौरा पड़ता था तो वे गहन अंधकार में डूब जाते थे। अवसाद और थोड़े अंधविश्वास के अतिरिक्त उनके साथी अधिकारियों ने उनके चरित्र में कोई असामान्य अवगुण नहीं देखा था। कर्नल बार्कले की एक अन्य विशेषता यह थी कि उन्हें अंधेरा होने के बाद अकेले रहना पसंद नहीं था। उनकी इन्हीं बचकानी हरकतों के कारण लोगों को उनके बारे में मजाक करने का मौका मिल जाता था। श्रीमती नैन्सी बार्कले रोमन कैथोलिक चर्च की सदस्य थीं और उसी चर्च से संबंधित एक समाज सेवी संस्था की सदस्य थीं। इस संस्था का गठन गरीब बच्चों को निःशुल्क कपड़े बांटने के उद्देश्य से किया गया था। नैन्सी अक्सर चर्च की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए वहां जाया करती थी, पर वहां भी वह कभी अपने पति के साथ नहीं जाती थी। वहां वे अपने साथ अपनी एक पड़ोसन दोस्त को ले जाती थी। उसके उस पड़ोसन दोस्त का नाम है मॉरिसन। चर्च की ऐसी मीटिंग रात 8 बजे से शुरू होकर लगभग 1 घंटे तक चलती थी। यह सिलसिला कई महीनों से बदस्तूर जारी था, लेकिन पिछले हफ्ते ही वह मनहूस घटना घट गई जब नैन्सी चर्च के बाद अपने घर पहुंची। उस वक्त रात के 9:30 बजे थे। उनके बंगले में एक कमरा है जिसका प्रयोग सामान्यतः वो लोग दिन के समय करते थे, रात के समय नहीं। कमरे का मुंह सड़क की ओर है और उसका कांच का दोहरा दरवाजा घास के मैदान में खुलता है। श्रीमती बार्कले लौटने के बाद उसी कमरे में गई थीं। उस कमरे के पर्दे खुले हुए थे क्योंकि उस कमरे का उपयोग शाम के समय कभी कभार ही होता था। श्रीमती बार्कले ने स्वयं लैंप जलाकर घंटी बजाई और नौकरानी जैन स्टीवर्ट से 1 कप चाय लाने के लिए कहा, जो कि उनकी सामान्य आदत के बिल्कुल विपरीत था। कर्नल डाइनिंग हॉल में बैठे थे, परंतु जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी वापस आ गई है, वे अपनी पत्नी के पास प्रातःकालीन कक्ष में आ गए। गाड़ीवान ने कर्नल को कमरे में आते हुए देखा था। नौकरानी को जो चाय लाने का आदेश दिया गया था वह उसे 10 मिनट के अंदर ले आई, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, उसने मालिक मालकिन को बुरी तरह ऊंची आवाज में बात करते और झगड़ते सुना। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तो खुद ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। स्वाभाविक तौर पर वह दौड़कर रसोइये और अन्य नौकरानी को बुलाने चली गई और सब ने गाड़ीवान के साथ कमरे से आ रही लड़ने की आवाजें एक साथ सुनी। उन सभी को कमरे से केवल मिस्टर बार्कले और उनकी पत्नी के बोलने की आवाजें आ रही थी। बार्कले की आवाज थोड़ी धीमी और कम थी, इसलिए वे किसी को सुनाई नहीं पड़ी। दूसरी ओर मिसेस नैन्सी डिवाई का स्वर और भी धीमा था, लेकिन जब वे चीखती थी तभी कुछ सुनाई पड़ता था। वे कर्नल को बार बार कायर कहकर चीख रही थी। तुम कायर हो, तुम कायर हो। इस शब्द को उन्होंने बार बार दोहराया। अब क्या किया जा सकता है? तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी सांस नहीं ले सकती। तुम मतलबी हो, तुम्हारे पास दिल नहीं है, तुम्हें किसी की भावनाओं की कद्र नहीं है। मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दो। इसके बाद उन लोगों को कर्नल की तेज चीख की आवाज सुनाई दी।
अंदर क्या हुआ क्या नहीं ये कोई नहीं बता सकता था, लेकिन चीख के साथ ही अंदर से किसी भारी वस्तु के गिरने का तेज स्वर गूंजा। गिरने वाली वह चीज क्या थी कहना मुश्किल था। इसके बाद अंदर गहरी शांति छा गई, भयानक चुप्पी। तीनों को किसी गड़बड़ के होने का अंदेशा हो चुका था, लेकिन करते क्या। दरवाजा अंदर से बंद जो था। तभी कोच को याद आया कि वो कमरे की खिड़की से भीतर जा सकता है। कोच भागकर उस रास्ते से भीतर गया और अंदर का दृश्य देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी समस्त नसों में अनोखा सा तनाव उत्पन्न हो गया। सामने उसके मालिक कर्नल बार्कले की लाश पड़ी थी। उसके सिर पर एक गहरा घाव था, जिससे खून निकलकर तालाब सा बनाते हुए बह रहा था। मजे की बात यह थी कि नैन्सी भी पास में बेहोश पड़ी थी। बाहर से दोनों नौकरानियां दरवाजा खोलने के लिए चिल्ला रही थीं। कोच ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका ऑटोमेटिक लॉक बंद था। कोच ने चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि ताला खोल सके, लेकिन लाख ढूंढने पर भी चाबी उसे वहां नहीं मिली। कमाल है, दोनों में से किसी एक ने तो ताला लगाया होगा, फिर चाबी कहाँ गई। वो पहले ही घबराया हुआ था। उसने बाहर आकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने पर कारपेंटर को बुलाया गया, जिसने दरवाजे के बोल्ट अलग करते हुए उसे खोला। तब पुलिस अपनी कार्यवाही शुरू कर सकी। पुलिस भी इस मामले को देखकर चकरा गई कि आखिर कर्नल की मौत किस प्रकार हुई। मामला आर्मी के अफसर की मौत का था, इसीलिए आर्मी के हेडक्वार्टर में भी सूचना दे दी गई। मेजर मर्फी ने इस पेचीदा मामले को सुलझाने के लिए मेरे नाम की सिफारिश की। मैंने केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मैंने पाया कि कर्नल बहुत डरा हुआ था। उसकी आंखें भय से फटी हुई थीं, लेकिन एक फौजी आदमी इस प्रकार भला किससे डरने लगा, यह बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। यानी मरने से पहले उसने जरूर कुछ ऐसा देखा था जिसने उसे बहुत डरा दिया था। नौकरों से बातचीत करने के बाद मैंने भी कमरे में चाबी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो मुझे नहीं मिली। चाबी का वहां न मिलना वाकई संदेह व आश्चर्यजनक था। मैंने उसकी पड़ोसन दोस्त मॉरिसन से भी पूछताछ की, लेकिन उसने भी कत्ल से जुड़ी कोई खास जानकारी मुझे नहीं दी। नैन्सी पुलिस के शक के दायरे में थी, लेकिन पुलिस इस बात का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी कि यदि उसी ने कर्नल को मारा है तो फिर वो खुद बेहोश कैसे हो गई। मैंने अपना ध्यान फिर से कर्नल की दोनों नौकरानियों और उसके कोच पर किया। तब उनमें से एक नौकरानी ने दिमाग पर जोर डालते हुए मुझे बताया कि दोनों जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, तो उसने नैन्सी के मुंह से एक नाम सुना था, डेविड। डेविड मारे गए कर्नल का शुरू का नाम भी तो हो सकता है, जैसे डेविड बार्कले। डॉक्टर वॉटसन ने शर्लॉक को टोकते हुए कहा। शर्लॉक ने देखा कि उसका पाइप बुझ चुका है। उसने फिर से जलाया और आगे बोला, ऐसा नहीं है, कर्नल का पूरा नाम जेम्स बार्कले है। ओह खैर, फिर क्या हुआ? डॉक्टर वॉटसन ने पूछा। फिर नैन्सी को अस्पताल भेज दिया गया और कर्नल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए। केस में एक ऐसी चीज थी जिसने नौकरों और पुलिस दोनों पर गहरा असर डाला था, और वह चीज थी कर्नल का चेहरा, जो एक ओर ऐठा हुआ था। उनके उस डरावने चेहरे को देखकर उनकी नौकरानी तो बेहोशी हो गई थी। यह भी लगता है कि कर्नल को अपनी किस्मत का आभास पहले ही हो गया था, जिससे वे अत्यंत भयभीत हो गए थे। यह बात भी पुलिस की कहानी से पूरी तरह मेल खाती थी कि कर्नल ने अपनी पत्नी को उनके ऊपर जानलेवा हमला करते देख लिया होगा। उनके सिर पर पीछे की ओर लगे घाव पर भी आपत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि कर्नल अपने ऊपर होने वाले वार को बचाने के लिए मुड़े होंगे, इसलिए चोट का निशान सिर के पिछले हिस्से पर था। श्रीमती बार्कले से भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी, क्योंकि ट्रॉमा के कारण उनको ब्रेन फीवर हो गया था, जिसके कारण वे अस्थायी तौर पर पागल हो गई थी। पुलिस से मुझे पता चला कि मिस मॉरिसन, जो उस शाम श्रीमती बार्कले के साथ बाहर गई थी, उन्होंने भी इस बात से इनकार किया था कि उनकी सहेली के साथ हुई किसी अनहोनी की उन्हें कोई जानकारी थी। सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यह थी कि सावधानी पूर्वक खोज के बाद भी चाबी कमरे में नहीं मिली।
अब प्रश्न यह उठता है कि चाबी ना तो कर्नल के पास थी और ना ही उनकी पत्नी के पास, फिर चाबी आखिर गई तो गई कहाँ? इससे सिद्ध होता है कि कमरे में अज्ञात तीसरा आदमी अवश्य गया होगा और वह तीसरा आदमी केवल खिड़की के रास्ते आया होगा। मुझे लगा कि यदि कमरे और घास के मैदान का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया जाए तो संभव है कि उस रहस्यमय तीसरे आदमी का पता चल जाए। आपकी खोजों ने तो मामले को पहले से भी ज्यादा धुंधला कर दिया है, डॉक्टर वॉटसन ने कहा। हाँ, जिस कमरे में खून हुआ उस कमरे की दीवारों को एक म्यूजियम जैसा बनाया गया था। शायद कर्नल को कुछ एंटीक चीजें जमा करने का शौक रहा हो, जैसे तलवारें, पुराने चाकू, बर्छे, ढाले, गदा इत्यादि। मेरी कहानी के हिसाब से कोई ऐसा था जो कमरे के बाहर मौजूद रहकर उनकी बातें सुन रहा था और खिड़की के रास्ते वो भीतर घुसा होगा। उसी ने मौका देखकर कर्नल के उन्हीं एंटीक जमा किए गए हथियारों में से एक भारी हथियार उठाकर उसका वार कर्नल पर किया होगा, जिससे उनकी तत्काल मौत हो गई। और वह हौलनाक दृश्य देखकर नैन्सी अपने होशो हवास कायम न रख पाई होगी और बेहोश हो गई होगी। उसके बाद हत्यारा कमरे से भागने की फिराक में रहा होगा, क्योंकि कत्ल के बाद अक्सर हत्यारे को खुद को बचाना भी होता है। उसने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा होगा, लेकिन तभी बाहर शोर सुनकर नौकर इकट्ठा हो गए होंगे। उनकी मौजूदगी से वह घबरा गया होगा। इस डर से उसने चाबी को वहां से निकाल लिया और खिड़की के रास्ते ही वहां से भाग निकला। चाबी भी वो अपने साथ ले गया। कहानी तो आपकी काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, लेकिन इस इंटरेस्टिंग कहानी में एक इंटरेस्टिंग किरदार और भी है। अरे भला वो कौन है? वॉटसन ने पूछा। ये इंटरेस्टिंग किरदार एक छोटा चूहे जैसा पैने पंजों वाला एक जानवर हो सकता है। इसका पता आपको कैसे चला? क्या चूहे जैसा जानवर भी वहां अपने कदमों के निशान छोड़कर गया था? यह तो मैं नहीं कह सकता, पर यह निश्चित है कि सड़क पर खड़ा कोई आदमी बार्कले दंपति के झगड़े को देख रहा था, क्योंकि पर्दे उठे हुए थे और कमरे में रोशनी थी। हम ये भी जानते हैं कि वह लॉन से होकर दौड़ा अपने जानवर के साथ कमरे के अंदर गया, और यह भी एक संभावना है कि उसने कर्नल पर हमला किया होगा, या यह भी उतना ही संभव है कि कर्नल उसे देखने के बाद खुद भयभीत होकर गिर गए होंगे और सोफे का किनारा लगने के कारण उनकी गर्दन में घाव हो गया होगा। ओहो, आपके खोजों ने तो मामले को पहले से भी ज्यादा धुंधला कर दिया है। इसमें मजाक की बात नहीं है, जानवर भी अपने निशान छोड़ते हैं। यह देखो। कहते हुए शर्लॉक ने जेब से एक फोल्ड किया हुआ कागज निकाला, उसे खोला। उस पर कुछ छोटे पंजों के निशान बने थे। डॉक्टर वॉटसन हैरानी से उन्हें देख रहा था। उसने कहा, लेकिन इसमें हैरानी की क्या बात है? बाहर गार्डन में तो ऐसे जानवर घूमते रहते ही हैं। जरूर घूमते रहते हैं, लेकिन ठीक ऐसे ही निशान मुझे कर्नल के कमरे की उसी दीवार पर लटके हुए पर्दे से भी मिले जहां उसका कत्ल हुआ। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बंद खिड़कियों से ऐसे जानवर भीतर नहीं आ सकते। इसका साफ मतलब है कि वो जानवर उस हत्यारे के साथ ही अंदर आया, या हो सकता है, क्या पता वो उसके साथ ही हो। अभी हमें यह भी पता नहीं है कि नैन्सी चर्च से लौटते समय अचानक अपसेट कैसे हो गई थी, जबकि चर्च जाने से पहले उसके अपने पति के साथ अच्छे संबंध थे और गाड़ीवान ने भी उसे अपने पति के साथ अच्छे से बातें करते हुए सुना था। अब यह बात भी निश्चित है कि लौटने के फौरन बाद वो उस कमरे में गई जहां उनके पति के होने की आशा बहुत कम थी। उन्होंने एक नाराज औरत की तरह चाय लाने का आदेश दिया, और जब उनके पति उनके सामने आए तो वह उन पर टूट पड़ी और अनाप शनाप आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि शाम 7:30 से रात 9 बजे के बीच कुछ तो ऐसा हुआ जिससे नैन्सी की भावनाएं अपने पति के प्रति एकदम बदल गईं। लेकिन उस दौरान पूरे 1.5 घंटे तक मिसेस मॉरिसन उनके साथ रही थी। मुझे हैरानी है कि उसकी पड़ोसन दोस्त से तुम्हें कोई खास जानकारी क्यों नहीं मिल पाई, जबकि वो तो उसके साथ रोजाना चर्च आती जाती थी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। इसीलिए मैं दोबारा मिस मॉरिसन से मिला। मैंने मिस मॉरिसन से मिलकर कहा कि मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि आपके पास घटना से संबंधित कोई राज अवश्य है जिसे आप छुपा रही हैं।
यदि आप सारी बात विस्तार से सच सच नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि मिस बार्कले पर कर्नल की हत्या का गंभीर आरोप लगे। मिस मॉरिसन ईश्वर में विश्वास रखने वाली भूरे बालों वाली एक महिला थी, लेकिन मैंने देखा कि उनके अंदर चतुराई और सामान्य ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। मेरी बात पूरी होने के बाद वो कुछ देर सोचते रहीं। उसके बाद गहरी सांस लेकर बोली, मैंने अपनी सहेली को वचन दिया था कि मैं इस मामले में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, और वचन तो फिर आखिर वचन है। लेकिन उनके खिलाफ यदि ऐसा कोई गंभीर आरोप है और बेहोश होने के कारण वे कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं, तो मैं उनकी मदद जरूर करूंगी, और ऐसा करके मेरा वचन भी पूरा हो जाएगा। सोमवार की शाम को जो कुछ भी हुआ वह मैं आपको ठीक ठीक बताऊंगी। हम वॉल स्ट्रीट मिशन से लगभग 8:45 वापस आ रहे थे। रास्ते में हमें हडसन स्ट्रीट, जो एक सुनसान रास्ता है, से होकर गुजरना था। उस गली में बाएं हाथ की तरफ केवल एक ही लैंप है। जैसे ही हम उस लैंप के पास पहुंचे, हमें हमारी ओर एक आदमी आता दिखाई पड़ा। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसके एक कंधे पर डिब्बे जैसी कोई चीज लटकी हुई थी। वह विकृत दिखाई दे रहा था क्योंकि वह सिर झुकाए घुटनों के बल चल रहा था। हम उसके करीब पहुंचे तो उसने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और लैंप के गोले की रोशनी में हमारी ओर देखा। हमें देखते ही उसकी डरावनी चीख निकल गई। हे मेरे ईश्वर, यह तो नैन्सी है। उसे देखते ही मिसेस बार्कले ऐसे सफेद हो गईं जैसे उनकी जान निकल गई हो। यदि उस डरावनी सूरत वाले आदमी ने उन्हें थाम न लिया होता तो वह नीचे गिर जाती। मैं पुलिस बुलाने जा रही थी, तभी मुझे हैरान करते हुए वह उस व्यक्ति से बड़े सभ्य तरीके से बोली, मैंने तो सोचा था कि 30 साल पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है हेनरी। उन्होंने कंपित स्वर में कहा। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, उसने कहा, और जिस अंदाज में वह बोला वह सचमुच भयभीत करने वाला था। उसका चेहरा काला और डरावना हो गया था। उसकी आंखों की चमक अब भी मुझे मेरे सपनों में दिखाई देती थी। उसकी मूछें और बाल सिलेटी हो गए थे। झुर्रीदार चेहरा सूखे सेब की तरह पिचक गया था। श्रीमती बार्कले ने कहा, थोड़ी दूर मेरे साथ चलो प्रिय, मैं इस आदमी के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। डरने की कोई बात नहीं है, ये मेरी पुरानी जान पहचान वाला है। उसका चेहरा अभी भी मुरझाया हुआ था। उसने खुलकर बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके कांपते होठों से शब्द मुश्किल से निकल पा रहे थे। मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने मुझसे कहा। उन दोनों ने कुछ मिनट आपस में बातें की। वे लौटी तो उनकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे और मैंने देखा वह विकलांग आदमी लैंप पोस्ट के पास खड़ा पागलों की तरह क्रोधित होकर अपनी मुट्ठियां लहरा रहा था। हम दोनों घर पहुंचने तक खामोश रहे। हमारे दरवाजे पर पहुंचने के बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे रिक्वेस्ट की कि रास्ते में जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं किसी से कुछ ना कहूं। उन्होंने मुझसे कहा कि वह उनका एक पुराना साथी है। उन्होंने कहा, जब मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी तो उन्होंने मेरा धन्यवाद किया। मैंने अब आपको सारी सच्चाई बता दी है और मैं अब पुलिस से भी कोई बात नहीं छिपाऊंगी, क्योंकि अब मेरी सहेली को कोई खतरा नहीं है। मैं जानती हूँ कि यदि सब कुछ पता चल जाए तो इसमें उसी की भलाई है। तो यह था उसका बयान वॉटसन, और मेरे लिए वह अंधेरी रात में रोशनी के समान था। हर एक चीज जो पहले बिखरी हुई थी वह तत्काल अपने वास्तविक स्थान पर आ गई है और मेरे सामने संपूर्ण घटनाक्रम की एक धुंधली सी तस्वीर उभर आई है। और अब मेरे सामने सबसे पहला और जरूरी काम उस आदमी को खोजना था जिसने मिसेस बार्कले को इतना ज्यादा प्रभावित किया था। अगर वो अभी भी एल्डरशॉट में होगा तो मेरे लिए उसे खोज लेना कोई कठिन काम नहीं है। यहाँ ज्यादा नागरिक नहीं है और ऐसे अपाहिज आदमी को किसी ना किसी ने तो जरूर देखा होगा। तो इसीलिए मैंने उसे खोजने में पूरा एक दिन लगाया और आज शाम मैं उसे खोजने में कामयाब भी हो गया वॉटसन। उस आदमी का नाम हेनरी वुड है और वो उसी गली में रहता है जिसमें वो मिसेस बार्कले से मिला था। वह केवल 5 दिनों से यहाँ है। मैंने आसपास के लोगों से मालूम किया है कि पेशे से वह आदमी एक कॉमेडियन है,
मतलब आर्टिस्ट है जो रात में कैंट की कैंटीनों में जाकर लोगों का मनोरंजन करता है। वह अपने साथ एक डिब्बा लेकर चलता है जिसमें एक नन्हा सा जीव है जिसे देखकर लोग बहुत डर जाते हैं। उसके मुताबिक उस जानवर का उपयोग वह अपने ट्रिक्स दिखाने में करता है। लोगों ने मुझे यह भी बताया कि वह टेढ़ा मेढ़ा आदमी कई बार विचित्र भाषा में बोलता है, और उसके एक पड़ोसी ने यह भी बताया कि पिछली 2 रातों से वह अपने कमरे में रोता और करहाता रहता है। तो मेरे मित्र, अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि हम किस मोड़ पर खड़े हैं और मुझे आपके साथ की जरूरत किस लिए है। अब यह बात साफ हो चुकी है कि उन औरतों के उससे अलग होने के बाद उसने थोड़ी दूरी बनाकर उनका पीछा किया होगा और पति पत्नी को खिड़की से लड़ते देखा होगा तो भागकर अंदर आ गया होगा और उसके डिब्बे में रखा प्राणी निकलकर बाहर आ गया होगा। इस दुनिया में अब केवल वही आदमी है जो हमें यह बता सकता है कि उस रात कमरे में असलियत में क्या हुआ था। तो तुम्हारा इरादा उससे पूछताछ करने का है, शर्लॉक? हाँ, और इसके लिए मुझे किसी गवाह की भी जरूरत है, और यदि तुम वो गवाह बन जाओ तो बहुत अच्छी बात होगी। मैंने एक लड़के को उसकी निगरानी करने के लिए काम पर लगा दिया है। वो जहाँ भी जाएगा लड़का उसका परछाई की तरह पीछा करेगा। कल तुम मेरे साथ चलना, हम लोग हडसन स्ट्रीट पर जाकर उस बाजीगर से मिलेंगे। अगले दिन जब हम हडसन स्ट्रीट पहुंचे तो एक लड़का दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि अभी वह आदमी अपने घर में ही है। हम दोनों तूफानी झोंके के समान उसके घर के अंदर घुस गए। हमें इस प्रकार भीतर घुस आया देखकर वह बाजीगर चौंक गया। अरे, कौन हो तुम दोनों? इस प्रकार मेरे घर में घुस आने का क्या मतलब है? शेरलॉक ने अपना कार्ड दिखाते हुए उसको बताया कि हम किसी जरूरी काम के सिलसिले में उससे मिलने आए हैं, और एक पल के बाद हम उस आदमी के आमने सामने थे। गर्मी का मौसम होने के बावजूद वह आग के सामने कुर्सी पर सिमटा बैठा था और छोटा सा कमरा भट्टी की तरह तप रहा था। वह कुर्सी पर इस दशा में बैठा था कि उसकी विकलांगता का वर्णन करना मुश्किल है, परंतु उसने अपना जो चेहरा हमें दिखाया वह कमजोर और सांवला था। लेकिन पहले वह सुंदर रहा होगा ऐसा लग रहा था, लेकिन हम दोनों को उसने शक की नजरों से देखा। जहाँ तक मेरा विश्वास है, आप कभी भारत में रह चुके मिस्टर हेनरी वुड हैं, होम्स ने बड़े शिष्ट शब्दों में कहा। मैं कर्नल बार्कले की मौत के सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। मुझे उसकी जानकारी कैसे होगी, यही तो मैं पता लगाना चाहता हूँ। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपकी पुरानी मित्र मिसेस बार्कले पर हत्या का मुकदमा चलाए जाने की पूरी संभावना है। मेरी बात सुनते ही वह भड़क उठा। उसने चीखते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। मैं ये भी नहीं जानता कि आपको इस बात की जानकारी कैसे है कि मुझे इस मामले में कोई जानकारी है। लेकिन लेकिन सच बताइए कि क्या आप ये कह सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सच है? क्या नैन्सी इस केस में फंस सकती है? हाँ, वे लोग तो उनके होश में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि मिस नैन्सी को गिरफ्तार कर सकें। हे भगवान, क्या आप पुलिस में हैं? नहीं, लेकिन मैं एक डिटेक्टिव हूँ। तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि नैन्सी बिल्कुल निर्दोष है। वह आदमी घबराते हुए बोला। तब तो आप दोषी हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ। तो फिर कर्नल जेम्स बार्कले की हत्या किसने की? ईश्वर के प्रकोप ने उसे मारा है। यदि मुझे मौका मिलता तो मैं उसका भेजा निकाल लेता। आप मेरे मुंह से मेरी सारी कहानी सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरी व्यथा कथा कुछ इस प्रकार है। इस समय आप मुझे मेरी पीठ के कारण किसी ऊंट की तरह देख रहे हैं और मेरी पूरी पसलियां चरमराकर टूट चुकी हैं। वरना एक समय ऐसा भी था जब हेनरी वुड 117 लोगों की बटालियन में सबसे ज्यादा स्वस्थ एवं सुडौल सैनिक था। ये एक बहुत लंबी दास्तान है जिसकी शुरुआत 30 साल पहले हुई थी। मैं और बार्कले दोनों फौज में थे। बार्कले फौज में सर्जेंट था। नैन्सी से मेरी मुलाकात थी। मुझे जादू के खेल दिखाने का शौक था। जादू बस हाथ की सफाई ही थी। नैन्सी इस खेल को देखकर अचंभित हो जाती थी। मैं उसे पसंद करता था। मैं एक खूबसूरत नौजवान था। नैन्सी भी मुझे पसंद करती थी। हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन उसके पापा नहीं। वो कुछ और चाहते थे।
बार्कले हम दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वो हमारे प्रेम को जानता था। नैन्सी के पापा ने बार्कले को अपने दामाद के रूप में चुन रखा था। बार्कले नैन्सी को पसंद करता था और मुझसे चिढ़ता था। मुझे अपनी रेजिमेंट को लेकर भुर्ती नाम की एक जगह पर पहुंचना था, लेकिन साथ ही मुझे पता चला कि उस रास्ते पर क्रांतिकारियों के दल से हमारी मुठभेड़ हो सकती थी। मैं अभी उनसे उलझना नहीं चाहता था। मैं अपने चीफ को इस बात की सूचना देना चाहता था, लेकिन बार्कले ने मुझे रोक लिया। उसने मुझे बताया कि वो इंडिया के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उसने मुझे एक सुरक्षित रास्ता बताया जिससे कि मैं अपनी रेजिमेंट के साथ बिना क्रांतिकारियों से टकराए अपने गंतव्य तक पहुंच सकता था। उसने मुझे एक नक्शा दिया। मैं उस नक्शे पर विश्वास करके निकल पड़ा, लेकिन मैं ये बात नहीं जानता था कि बार्कले मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा है। मैं नहीं जानता था कि इस तरह से वो अपने और नैन्सी का रास्ता साफ कर रहा है। काश मैं उसकी मक्कारी को समय रहते जान जाता। मैं उसके जाल में फंस चुका था। उस रास्ते पर मुझे पकड़ लिया गया। मुझे बेहद टॉर्चर किया गया। मैंने यातनाएं भुगती, नर्क भुगता, भूखा रहा। नैन्सी के प्यार की तड़प मुझे बेचैन करती रही। मैं उसके पास जाना चाहता था, लेकिन मैं तड़प कर रह गया। मैं बार्कले को कोसता रहा। फिर वहां से मुझे नेपाल ले जाया गया। वहां कुछ कबीलाई लोगों ने लूटपाट के इरादे से हमारे कैंप पर हमला कर दिया। वो मुझे बंदी बना कर ले गए। उन्होंने मेरे साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया। मुझे खेती बाड़ी के काम पर लगा दिया गया। वहां से एक दिन मौका देखकर मैं भाग निकला। बरसों की यातना और किसी प्रकार का इलाज न मिलने के कारण मेरा शरीर ऐसा हो गया। मेरे पास कुछ पैसे थे जिनकी मदद से मैं वापस इंग्लैंड आने में सफल हो गया, लेकिन मैं अपाहिज और लाचार आदमी बनकर किसी के सामने आना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि नैन्सी और मेरे अन्य साथी केवल यही जाने कि हेनरी वुड सीधी लड़ाई में मारा गया। मैंने सुना था कि बार्कले ने नैन्सी के साथ विवाह कर लिया है और आर्मी में दिन ब दिन तेजी से बुलंदियां छू रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने मुंह नहीं खोला और यहाँ आकर भी अपने बाजीगरी के खेल दिखाकर मैं धन कमाने लगा। होम्स ने कहा, तुम्हारी कहानी अत्यंत रोचक है। और तब एक दिन रास्ता चलते तुम नैन्सी से टकरा गए। हाँ, उसे देखकर मैं भावुक उठा। मैं उसे नहीं भूल पाया था। कहना होगा कि उसी का प्यार था जिसने मुझे इतने नर्क भुगतने के बाद भी जिंदा रखा। लेकिन उसने मुझे बताया कि उसे उसकी मौत की खबर मिली थी। फिर भी उसने उसका बहुत इंतजार करने के बाद ही आखिर बार्कले से शादी कर ली। मैंने उसे बार्कले की कमीनगी और धोखेबाजी की दास्तान सुनाई, जिसे सुनकर उसे भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने उसे लौट आने को कहा, लेकिन उसने बताया कि जो भी हो, अब वो बार्कले की पत्नी है। 30 साल बाद उसका लौटना नामुमकिन था। इस पर मैं गुस्सा हो गया। वो चली गई, लेकिन मैंने उसका पीछा किया। मैं उसके घर तक जा पहुंचा। मैंने देखा वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। बार्कले ने मुझे खिड़की से देख लिया। मुझे देखते ही उसके होश उड़ गए। उसकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। वो सदमे में चला गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अचानक वो गिरा और उसका सिर जोर से टेबल के कोने से टकराया। उसका सिर फट गया। शायद वो तुरंत मर गया था। और उसकी वैसी हालत देखकर नैन्सी घबरा गई और बेहोश हो गई। मैंने उसकी सहायता करने के इरादे से उसके हाथ से दरवाजे की चाबी निकाल ली। अचानक तभी मुझे ख्याल आया कि उसकी मदद करने के बजाय उसे अकेला छोड़कर वहां से चले जाना बेहतर होगा, क्योंकि मेरे ऊपर संदेह बढ़ जाने की आशंका थी और यदि मैं पकड़ लिया जाता तो मेरा सारा भेद खुल जाता। जल्दबाजी में चाबी मैंने अपने जेब में डाल ली और अपना नेवले को, जो पर्दे पर चढ़ गया था,
का पीछा करते करते अपनी छड़ी वहीं गिरा दी। मैं नेवले को डिब्बे में बंद करने के बाद वहां से सरपट दौड़ गया। नेवला? नेवला किसका था? होम्स ने पूछा। आदमी ने आगे बढ़कर डिब्बे का ढक्कन खींच दिया। एक झटके में उसके अंदर से खूबसूरत लाल भूरे रंग का पतला और लचीला जीव फिसल कर बाहर आ गया। अरे, ये तो नेवला है! डॉक्टर वॉटसन चिल्लाए। कुछ और जब पूछना चाहते हैं मिस्टर होम्स? यदि मिस बार्कले किसी गंभीर संकट में होंगी तो मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन यदि वैसा नहीं हुआ तो एक मरे हुए आदमी के खिलाफ इस मामले को उखाड़ने का अब कोई फायदा नहीं है। आपको कम से कम इस बात का संतोष तो हुआ ही होगा कि इस आदमी के जीवन में इसकी आत्मा ने इसके द्वारा किए गए पाप के लिए 30 वर्षों तक इसे धिक्कारा होगा। इसके बाद डॉक्टर वॉटसन और शेरलॉक दोनों बाहर निकल गए। बाहर सड़क के दूसरी तरफ उन्हें मेजर मर्फी भी जाते हुए दिखाई पड़ गए। शेरलॉक डॉक्टर वॉटसन के साथ मेजर मर्फी के पास पहुंचा। शेरलॉक ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। मेजर ने उनसे कहा, होम्स, कर्नल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। उसमें उनकी मौत का कारण सिर की चोट नहीं बताया गया है। वास्तव में कर्नल बार्कले की मौत डर से हार्ट फेल हो जाने के कारण हुई। शर्लक मुस्कुराया। डॉक्टर वॉटसन भी मुस्कुराए। मेजर ने उनके आने का शुक्रिया किया। दोनों मेजर से इजाजत लेकर वापस लौट पड़े। ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए डॉक्टर वॉटसन ने पूछा, इस केस में एक रहस्य अनसुलझा रह गया। ओह, तो शायद तुम डेविड के बारे में सोच रहे हो। एग्जैक्टली। वास्तव में जब नैन्सी अपने पति से बहस कर रही थी तो उसके नौकरों ने उसके मुंह से उनका नाम सुना था। डेविड वास्तव में उनकी जिंदगी का कोई हिस्सा न होकर बाइबल का एक पात्र है। बाइबल की एक कहानी में डेविड का वही रोल है जो कर्नल ने नैन्सी और हेनरी की कहानी के बीच निभाया। बहस करते हुए वो कर्नल बार्कले की तुलना डेविड से कर रही थी। कमाल है भाई, कमाल। हाँ, तुम्हारे पास एक एक बात का जवाब है शर्लॉक। पेचीदा से पेचीदा केस की इन्वेस्टिगेशन भी ऐसे ही एक एक सवालों के जवाब पर टिकी होती है। एक सवाल का जवाब भी ना मिले तो समझो कहीं कुछ छूट गया है। छूटे हुए एक सवाल का सही जवाब भी सही अपराधी को आपके सामने लाकर खड़ा कर सकता है। इसी प्रकार छूटा हुआ एक भी सवाल जिसका जवाब ना मिला हो किसी निर्दोष के गले में फांसी का फंदा डाल सकता है। और तुम ये जानते थे कि मैं तुमसे ये सवाल पूछने वाला हूँ, शर्लॉक? हाँ, सचमुच तुम तो मास्टर डिटेक्टिव हो। दोनों ट्रेन में आ बैठे थे। ट्रेन ने विसल दी और आगे बढ़ चली। मौसम और भी सुहाना हो चला था। तो दोस्तों, कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। धन्यवाद।